रशीद दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। हमेशा की तरह आज के प्रोग्राम में भी मुख्तलिफ मौज़ूआत होंगे, ख़बरें होंगी, तज्ज़िया होगा, तबसरा होगा, बैनुल-अक़वामी सतह पर ख़ास क्या हो रहा है, इसके अलावा हिंदुस्तान की दीगर रियासतों में और बिलखुसूस मरकज़ के ज़ेर-इंतज़ाम नई दिल्ली और जम्मू कश्मीर के अंदर आज काफ़ी ज़्यादा हलचल है। कुछ बयानात हैं, आज का दिन क्यों अहम है, इस हवाले से भी गुफ्तगू आगे चल कर करेंगे। सैयद तजम्मुल श्रीनगर से हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और साथ साथ अपने नुमाइंदों के पास भी चलेंगे क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों से ख़बरें इस वक्त मौसूल हो रही हैं। तो साथ साथ ये भी बताते चलें कि ख़बरों के अलावा चूँकि एक तय फॉर्मेट होता है जिसके मुताबिक हमें आगे बढ़ना होता है। हिस्ट्री ऑफ द डे के बाद ख़बरों पे जाते हैं और उसके बाद एक स्पेशल सेगमेंट है जिसमें आपकी कॉल्स भी सुनी जाती हैं, आपकी कॉल्स को लिया जाता है। लेकिन आज हम कॉल्स नहीं ले सकेंगे, कुछ ख़ास प्रोग्राम्स भी आप तक पहुँचाने हैं इंतखाबात के हवाले से। लेकिन दिन भर जो पेशरफ्त होती रहेगी गुलिस्तान न्यूज़ पर, आप सारे प्रोग्राम हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टीवी स्क्रीन पर देखते रहेंगे। तो आज भी प्रोग्राम की हम शुरुआत करेंगे, अलग अलग मौज़ूआत हैं, एक एक करके उनकी तरफ बढ़ेंगे और सबसे ख़ास मौजू है इंतखाबात और सिक्योरिटी, जिसके हवाले से जम्मू कश्मीर के अंदर भी हलचल है और मुल्क के बाकी हिस्सों के अंदर भी। ताज़ा तरीन सूरत हाल पर हम बात करेंगे, आज क्या कुछ खास रहने वाला है सुर्खियों में। लेकिन उसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि जहां टेलीविजन स्क्रीन पर आप हमें देखते हैं, मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप हमारे साथ रहेंगे, जिनमें फेसबुक है, यूट्यूब है, वक्फे वक्फे से नशरियात वहां पर भी चलेंगी और इसके अलावा दीगर प्लेटफॉर्म्स जहां पर आप अपनी राय ज़रूर हम तक पहुंचा सकते हैं, प्रोग्राम को लेकर फीडबैक दे सकते हैं। तो आगाज़ करेंगे, 8:37 हो गए। आज दिसंबर की 4 तारीख है, साल 2023 का आखिरी महीना जिसका पहला हफ्ता है। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक आज की तारीख जिस पर नजर दौड़ाना जरूरी है, तो हिस्ट्री ऑफ द डे से प्रोग्राम की शुरुआत होगी और आज आपको बताएंगे कि हिस्ट्री ऑफ द डे में खास क्या है। तो आगाज हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ कि आज 4 तारीख है, कई अहम तरीन वाकयात हैं जो हिंदुस्तान और आलमी तारीख में सर फहरिस्त हैं, जो आपको बताना ज़रूरी है। और यह जनूबी एशिया के हवाले से 1661 में औरंगज़ेब आलमगीर ने अपने भाई शहजादा मुराद बख्श का तख्ता आज के दिन न सिर्फ उल्टा था बल्कि उनको तख्तादार पर भी चढ़ाने का फैसला आज के दिन हुआ था। यानी आज के दिन उनको फांसी दे दी गई अपने ही भाई को औरंगज़ेब की तरफ से। 1796 में बाजीराव दोम को पेशवा की गद्दी पर आज के दिन बिठाने का फैसला हुआ, 1796 दिसंबर की 4 तारीख को। 1971 में इंडियन नेवी ने हिंदुस्तानी बहरिया की जानिब से पाकिस्तानी नेवी और कराची पर हमला आज के दिन हुआ। 1971 जिसकी जंग की एक तरह से शुरुआत भी ये मानी जाती है, ग्राउंड इन्वेजन माना जाता है, जो समुद्र के रास्ते से लड़ाई शुरू हुई। साल 1967 था, तारीख 4 दिसंबर की थी। मुल्क के पहले रॉकेट रोहिणी RH-75 को आज के दिन थंबा से दागा गया, जो साइंसदानों की और हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा दिन आज के तौर पर देखा जाता है या था, क्योंकि पहली इस तरह की कोई कोशिश हुई थी जहां पर रॉकेट को स्पेस में भेजा गया था। 1952 में इंग्लैंड में आज के दिन स्मॉग की घनी परत छा जाने से हजारों लोगों की मौत हुई, 26,000 से ज्यादा लोग मुतासिर हुए, जिनमें ज्यादातर अमवात हुई और कई लोग जो शहर छोड़ने पर भी मजबूर आज के दिन हुए। साल 1977 था, तारीख दिसंबर की 4 थी, जब मिस्र या जिसको आप इजिप्ट कहते हैं, इसके खिलाफ अरब महाज की तश्कील आज के दिन हुई। वो अलग बात है कि बाद में इसको भी साथ लिया गया, OIC का भी हिस्सा बनाया, अरब लीग का भी हिस्सा बनाया और वेस्टर्न पार्ट के अंदर जिस तरीके से हुकूमतें एक दूसरे से मुकाबला कर रही थी, उसमें अरब ममालिक ने मिस्र को भी अपने साथ लिया और मिस्र में आज के दिन या मिस्र के खिलाफ ये जो महाज बना था वो बाद में ख़त्म भी किया गया। 1534 में आज के दिन तुर्क सुल्तान सुलेमान ने बगदाद फतह किया, कामयाबी हासिल की। 1534 जब हम ग्रेगोरियन कैलेंडर को देखते हैं तो दिसंबर की 4 यानी आज वाली तारीख आती है। और साल 2012 में सीरिया के अंदर शाम में आज के दिन मोटार हमले में 29 लोगों की मौत हुई और ये 2012 में एक तरह से जंग का आगाज था जिसने 2018 तक 10,000 से ज्यादा लोगों की जान ली, जो आज सीरिया के अंदर। वो अलग बात है कि थोड़ी सी खामोशी उसके बाद, लेकिन आईसिस के साथ भी एक नए महाज पर जो लड़ाई का आगाज हुआ था उसकी बुनियादी वजह भी 2012 के इन हमलों को माना जाता रहा। तो ये हिस्ट्री ऑफ द डे में बड़ी बातें थी, अहम तरीन वाकयात थे जो आपके सामने हमने रखे हैं। हिंदुस्तान आलमी तारीख में अरब ममालिक के अंदर क्या रहता है, वेस्टर्न पार्ट्स के अंदर क्या रहता है, या फिर यूरोप और इसके साथ साथ अरब लीग जैसे बड़े जो ममालिक इन लीग्स का हिस्सा हैं, इन यूनियंस का, एसोसिएशंस का हिस्सा हैं,
उन तमाम लोगों ने आज के दिन कुछ फैसले लिए हैं। कई अहम शख्सियात आ जाती हैं, कुछ दुनिया से चली जाती हैं, उस ताल्लुक से बात होती है, लेकिन चूंकि वक्त कम होता है, एक फॉर्मेट होता है, 7-8 पॉइंट्स आपके सामने रखने, वो आपके सामने रख चुके हैं। 8:41 स्टूडियो की घड़ी में हो चुके हैं। आगे बढ़ेंगे और शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। इससे पहले बैनुल-अक़वामी खबर की तरफ जाएं, लेकिन उससे पहले अहम तरीन खबर जो कि जम्मू कश्मीर से आ रही है। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर इस वक्त शुमाली ज़िला बारामूला की, जहां पर आतिशज़दगी का एक भयानक वाक़ा पेश आया है। और अभी तक की मौसूला इत्तलात के मुताबिक और हमारे नुमाइंदे ने जिस बात की तस्दीक की है कि एक फैक्ट्री में आग लगी, 3 से 4 रिहायशी मकानात भी इसकी जद में आए। फर्नीचर फैक्ट्री थी जिसमें अचानक आग भड़क उठी और इनिशियल डिटेल्स के मुताबिक नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। और न सिर्फ नुकसान हुआ है बल्कि बारामूला के इस इलाके में जहां पर लोगों ने नाराज़गी का भी इजहार सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वक्त पर यहां फायर सर्विसेज अमला ना पहुंच सका है, और जो गाड़ियां पहुंची भी उनमें पानी पूरा दस्तयाब नहीं था जिससे आग बुझाई जा सकती। तस्वीरें आपके सामने, एक्सक्लूसिव विजुअल्स, एक फर्नीचर फैक्ट्री, इसके अलावा 4 रिहायशी मकानात जो यहाँ जलकर खाकस्तर हो गए हैं। मुकम्मल तफसीलात जो हम तक अभी पहुंची हैं बारामूला के इस इलाके में, चूँकि शुरुआती दौर में ये भी कहा जा रहा था कि 2 मकान हैं, उसके बाद जब इंतज़ामिया की जानिब से भी तस्दीक की गई और होलनाक की वारदात जो है जिसमें 4 मकानात के आग की जद में आने की तस्दीक की गई। बारामूला कस्बे के अंदर यह आग लगी, कानली बाग का इलाका है, फर्नीचर फैक्ट्री इसकी जद में आई है और देखते ही देखते आसपास मौजूद जो मकानात थे, जो स्ट्रक्चर था, उसको भी अपनी लपेट में आग ने ले लिया है। इतला मिलने के बाद फायर टेंडर जाए वाक़े पर पहुंचे, आग बुझाने की कोशिश में मसरूफ़ तो ज़रूर नजर आए, लेकिन सवालात काफ़ी ज़्यादा थे, नाराज़गी काफ़ी ज़्यादा थी, बेचैनी थी। वो इसलिए क्योंकि मकामी लोग बताते हैं कि वक्त पर फायर सर्विसेज अमला सही तरीके से काम नहीं कर पाता। कुछ और सवालात उनकी बात आपको सुनाएंगे, लेकिन अभी तक फायर टेंडर आग बुझाने में कामयाब अगरचे हो चुके हैं, मगर नुकसान की काफ़ी ज़्यादा इतलात मौसूल हुई हैं। मकामी लोगों, फौज, पुलिस और जो बाकी लोग थे जो इस ऑपरेशन का हिस्सा यहाँ पर बने कानली बाग के इस इलाके में, बारामूला नॉर्थ कश्मीर कस्बे के बीचों बीच। तो आप ये देखेंगे कि विंटर्स में जैसे हम जाते हैं तो कश्मीर प्रोविंस के अंदर जम्मू के मुकाबले आतिशज़दगी के जो वाक़यात हैं या वारदातें हैं वो ज़्यादा इस तरह की न सिर्फ इतलात मौसूल होने लगती हैं बल्कि केसेस भी सामने आते हैं। इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ इरशाद भट्ट भी ज्वाइन करेंगे और श्रीनगर से सैयद तजम्मुल भी ज्वाइन किए हैं। लेकिन पहले ज़रा लोगों की बात आपको सुनाते हैं। मकामी लोग नाराज़ काफ़ी ज़्यादा नजर आए इस ऑपरेशन के साथ साथ, जहाँ नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है कस्बे के अंदर लगी इस आग में, जहाँ एक फैक्ट्री इसकी जद में आई है, आसपास स्ट्रक्चर भी जलकर खाकस्तर हुआ है। लोगों की बात ज़रा पहले सुनिए। 8 के करीब से आग लगी है सर, और उसके बाद मेरे ख्याल से आधे पौने घंटे के बाद फायर सर्विस पहुंच गई। सबसे पहले ये यहाँ पर तो ये पूरा जला हुआ था, वहाँ से आराम से एक मकान बच जाता। मैंने उनको वहाँ से आवाज़ दे रहा था, आप गाड़ी लेके आए, यहाँ पर कोई नहीं था, गाड़ी में कोई नहीं था। फिर वहाँ से मैं दौड़ के आया, गाड़ी के सामने आ गए, बिल्कुल गाड़ी के सामने। मैंने उनको बताया आप आगे आ जाए, वो मकान आराम से बच जाता क्योंकि उसमें ड्राइवर नहीं था। फिर वो जाके गाड़ी लेके आ गए। और दूसरी बात है सर, गाड़ी उनने एक लाई थी, एक उनमें खाली 200 लीटर पानी था और उसमें पानी ही नहीं था सर। जब ये बुझ गए तो हम कहते हैं पानी कहाँ है। फिर एक गाड़ी वहाँ से आ गई, उसमें भी थोड़ा बहुत पानी था। फिर उनको दिखा रहे हैं, हम ये देखते पानी कहाँ है। कितने मकान, जिनका मकान है? फौरन अहमद शेख, फैयाज अहमद शेख और मंजूर अहमद शेख और मोहम्मद शफी मीर। 50 घर काम कर रहे हैं जी। 50 आदमी यहाँ 50 चूल्हे काम कर रहे हैं जी। ये एक ही का नुकसान नहीं हो बल्कि 50 चूल्हों का नुकसान हुआ है। जहाँ पर 50 से ज्यादा लोग काम कर रहे थे, तो मैं जब यहाँ पर आया, मैंने आधे घंटे के बाद मैं यहाँ में पहुँचा तो फायर सर्विस की स्टेशन कहाँ पर है? 1-1.5 किलोमीटर की बात है। तो लोगों का भी कहना है कि फायर सर्विस की अब गाड़ियाँ यहाँ पर आई, उनमें पानी नहीं था। ऊपर से यहाँ पर पहले लगता है यहाँ पे नौजवान को अप्रिशिएट करना चाहिए क्योंकि किसी वक्त तो और किसने काम किया यहाँ पर? नौजवान ही कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। आप नजर दौड़ाइए, नौजवान यहाँ के जो लोकल लोग हैं और जो यहाँ पर काम कर रहे थे उन्होंने इसको कंट्रोल किया। बाकी तो यहाँ पे तमाशा हो रहा है। आर्मी का भी अच्छा रोल है। बिल्कुल, मैं काबिल तारीफ समझता हूँ, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इंडियन आर्मी को भी, उनने भी यहाँ पर बहुत हमारी मदद की। लेकिन जिनका काम था, जो यहाँ पर 1.5-2 किलोमीटर पर जिनका काम, इसी के लिए उस दफ्तर उसको ताला लगा दीजिए। वो बात है, गाड़ी छोड़ कुछ नहीं है, सब गाड़ी छोड़ के भाग गए। तो ये कितने नूर बाग में भी 13 मकान जले, उसके बाद ये गाड़ियां वहां पर आई। और दूसरी बात, यहाँ पर आपने देखा कि 2 गाड़ियां पहले पहुंची, पानी खत्म हो गया, पानी नहीं था। मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, स्मार्ट
जम्मू कश्मीर की बात करते हैं जहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर का होना बहुत ज़रूरी है। आप मुझे खुदा के लिए बताइए, ये टाउन में हालात है, अब अगर ये कहीं किसी और इलाके में हो जाता जहाँ पर रास्ते भी नहीं होते तो वहाँ पर क्या होता? आप देख लीजिए कितना जो हमारा असासा था आज, ये फारूक साहब की यहाँ पर ये एक फैक्ट्री थी जो एक खाली उसी के लिए एक एसेट नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है कि जिससे हमें ये पता चले कि ये वेल इक्विप्ड है। आप बता दीजिए इस मॉडर्न एज में भी इनके पास वो चीज़ें नहीं है, वो टूल्स नहीं है जिससे ये यहाँ पर आग बुझा सके। खुदा न खास्ता अगर यही हादसा रात में जब सोए होते लोग, फिर लोग तो यहाँ पर जल भी गए होते और इनको टस से मस नहीं, यहीं से जो बंदा यहाँ से चला गया इनको बोलने के लिए 50,000 फोन करके भी यहाँ कोई नहीं आया। जब यहाँ पर एक जो बेचारा खासकर जिसका मकान हो रहा था, फैक्ट्री चल रही थी, उसी ने अपने बेटे को वहाँ पर भेजा, फिर जाकर वहाँ से उनको लाया और 2 गाड़ियाँ यहाँ पर खाली छोड़कर जब पानी उसमें खत्म हो गया भाग गए। फिर आर्मी यहाँ पर आई, अगर आर्मी नहीं आती मुझे लगता फिर तो ये पूरा मोहल्ला ही जल जाता। और आप देख लीजिए कंजेस्टेड कितना नीचे एरिया है, गाड़ी भी यहाँ से मुश्किल से गुजरती है। फायर सर्विसेज अमले पर सवाल उठाए जा रहे हैं आग के इस वारदात के बाद, और नीलोफर मसूद नेशनल कॉन्फ्रेंस इनकी वाबस्तगी, इसके अलावा कांग्रेस के तर्जुमान भी शुमाली कश्मीर से फौज पुलिस का शुक्रिया अदा तो कर रहे थे, लेकिन मकामी इंतजामिया पर नाराज़गी का इजहार, क्योंकि बैक टू बैक इस तरह के इंसिडेंट जो टाउन के बीच रुनमा हुए हैं उस दौरान नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा हुआ। हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं, इरशाद भट्ट भी हैं और साथ ही साथ हमारे सीनियर साथी सैयद जमुल श्रीनगर से इस वक्त हमें ज्वाइन किए। सीधा दोनों के पास चलते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इरशाद, इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, पहले तो वो बताइएगा, और नुकसान का कुछ तखमीना लग पाया है? क्योंकि कुछ जो डिटेल्स अभी तक पहुँच रही हैं कि 8 मकानात हैं, 1 फैक्ट्री है, और कुछ रिपोर्ट से बताती थी 4 मकानात हैं, 1 फैक्ट्री है। क्या एक्चुअल पोजीशन है, क्या तफसीलात आपके पास है? देखिए, बारामूला से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पे ये जो शेरबाग कायलबाग का इलाका है, हालांकि ये रिहायश पजीर इलाका है, और देखा जाए वहाँ पे तकरीबन कल शाम के तकरीबन 8 बजे के करीब जो है आग नमूदार हुई एक रिहायश पजीर घर से। उसने तकरीबन 4 मकानों को जो है अपने लपेट में लिया है, और जो एक फर्निशिंग क्राफ्टिंग जो वहाँ पे फैक्ट्री थी, हालांकि उसमें भी काफ़ी नुकसान हुआ है। ये बताया जाता है तकरीबन 3 से 4 करोड़ जो है वो नुकसान हुआ है। हालांकि देखा जाए काफी सर्विस या इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस हो या फौज हो, फायर सर्विस अमले को बुलाया गया, मगर वो तकरीबन आधा घंटा लेट पहुंचे, क्योंकि ये हमें कहते हैं, ये मुकामी लोग कहते हैं, और उस वक्त मुकामी लोगों में काफी नाराजगी पाई जाती है। चारों तरफ से चीखो पुकार थी, बच्चे रो रहे थे, बुजुर्ग रो रहे थे, हालांकि मर्द जो है वहाँ पे थे, और देखा जाए दूर दराज इलाकों से वहाँ पे लोग आए, चाहे हम ओल्ड टाउन के मुख्तलिफ इलाकों से लोग आए हैं, और हालांकि इसके साथ साथ उशकुरा, रंगवार या कायलबाग या गुजार से लोग आए हैं, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि इससे पहले भी कई इंसिडेंट्स यहाँ पे हुए हैं शुमाली कश्मीर में, खुसूसन बारामूला के इर्द गिर्द जो इलाके हैं। आपको याद होगा आसिफ में 2 साल पहले नूरबाग के इलाके में जो आग नमदार हुई, उसने तकरीबन 15 मकानों को जो है अपने लपेट में लिया। उसके बाद जो है दूसरा इंसिडेंट पेश आया ओल्ड टाउन के इलाके में, वहाँ पे भी तकरीबन काफी मकान जो है जलस्तर खासकर हुए, और आज ये तीसरा बड़ा इंसिडेंट जो है पेश आया, क्योंकि ये बारामूला हेडक्वार्टर से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा है, और ये जो नुकसान हुआ है इसमें तकरीबन 4 घर है। फारूक अहमद शेख सनाफ गुलाम अहमद शेख, फयाज अहमद शेख सनाफ गुलाम अहमद शेख, मंजूर अहमद शेख सनाफ गुलाम अहमद शेख, और ये तीनों भाई है। और इसके साथ साथ मोहम्मद शफी मीर, और इसका जो वालिद का नाम है वली मोहम्मद मीर। इसके साथ साथ 3 जो जाइनरी मिल थी, जो फैक्ट्री वहाँ पे थी, हालांकि तीनों भाई की, हालांकि वो जलकर खाकिस्तर हुई पूरी फैक्ट्री। और इसके साथ साथ देखा जाए क्योंकि अगरचे उस वक्त की बात करें जिस वक्त ये आग लगी, हालांकि काफी मशक्कत की गई लोगों की तरफ से, क्योंकि अगरचे हम भी वहाँ पे स्पॉट पे थे, और उस वक्त जो पहली गाड़ी आई थी फायर सर्विस की, तकरीबन चंद ही मिनट के बाद जो है उसमें पानी खत्म हुआ। उसके बाद दूसरी गाड़ी, उसमें भी पानी खत्म हुआ। उसके बाद तीसरी, वहाँ पे ये लगता था जैसे कि जो है यहाँ पे कुछ फिल्मी सीन चल रहा था। और देखा जाए उसके बाद जो है आर्मी को कांटेक्ट किया, जो यहाँ पे 19 इन्फेंट्री डैगर डिवीजन है, आर्टिलरी ब्रिगेड है, EME जो यहाँ पे आर्मी है वो वहाँ पे आई, उन्होंने अपने टैंकर जो है मंगवाए, और बाज़ाब्ता तौर पर जो है इस आग पे जो है काबू पाया गया। अगर इन्होंने जो है मदद नहीं की होती तो शायद जो है पूरे माले में जो है। सईद जमुल साहब भी आपसे कोई सवाल कर रहे हैं, उनकी ऑडियो बीच में ब्रेक हो रही थी। जीत जमुल आपको सुन रहे हैं इरशाद।
इरशाद, ये जो बारामुल्ला में चूंकि जब आप इस आग की जनी की वारदात की बात करते हैं तो क्या वजूहात हो सकती हैं? चूंकि आपने कहा कि एक टैंकर मंगाया गया तो पानी नहीं था, दूसरे में पानी खत्म हुआ, तीसरे में पानी खत्म हुआ, 4 रिहायशी मकान है, इसके अलावा फर्नीचर का वर्कशॉप है। ये आग लगने की वजूहात क्या हो सकती है? क्योंकि सियासी रहनुमाओं ने ये तो कहा कि यहाँ पे आपके पास फायर इमरजेंसी के जो गाड़ियां थी वो पहुंचनी चाहिए थी, लेकिन ये नहीं कहा कि जब वो हुकूमत में थे तो उन्होंने कानिल बाग, शेर बाग के आसपास में फायर सर्विस छोटा सा वहां पर क्वार्टर क्यों नहीं बनाया? क्योंकि बारामूला में तरक्कियां बहुत ज्यादा हुई और ये जो बड़ा कंजेस्टेड एरिया है, जब आप ओल्ड टाउन की बात करते हैं, फतेहगढ़ की बात करते हैं, जब आप इन इलाकों की बात करते हैं तो यकीनन इन इलाकों में फायर सर्विस की जो मजीद स्टेशन होने चाहिए थे। और आग लगने की वजूहात के बाद क्या सरकारी तौर पर इस बात को तस्लीम किया गया कि सिर्फ बेबसी की वजह से ये ज्यादा नुकसान हुआ, सरकार कुछ नहीं कर पाई? देखिए तजम्मुल, अगर हम सबसे पहले बात करें क्योंकि आग कैसे लगी, आग अभी तक जो है मालूम नहीं हुई क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से या किसी और कारण की वजह से हुआ। और नंबर 1, नंबर 2, क्योंकि फायर सर्विस स्टेशन जो है यहाँ पे नजदीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर की दूरी पे ये फायर स्टेशन है और वहाँ पे तकरीबन 2-3 गाड़ियां जो है हर हमेशा रहती हैं। अगर जो वहाँ पे 2-3 गाड़ियों में जो पानी था हालांकि वो खत्म हुआ, उसके बावजूद जो है वहाँ पे मुकामी लोगों ने अपने घरों से जो है पानी लाने की कोशिश की। अपने जो मोटर्स हैं, जो दवाई छिड़कने के जो मोटर्स हैं, हालांकि वो लगाए गए, हालांकि उसके बावजूद जो है कोई काबू नहीं पाया गया। बल्कि ये आग जो है इतनी भयानक थी क्योंकि आज जो है तीसरी दफा हमने इस तरह की जो है वारदात देखी। क्योंकि देखा जाए यहाँ पे ये भी आपको बताते चले तकरीबन 4 करोड़ से ज्यादा जो है नुकसान हुआ है। और जो जैनरी मिल का मालिक है, हालांकि इसने कल ही तकरीबन 50 लाख का सामान लाया था, हालांकि वो भी इसमें जलकर खाकिस्तर हुआ। और देखा जाए वहाँ पे गैस सिलेंडर की बात करें, उनमें धमाके हुए, हालांकि जो बाकी साजो सामान था, जो घर के चीजें थी, वो भी जलकर खाकिस्तर हुए। और इसके साथ साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका जिला बारामूला से तफसीलात देने के लिए। नाज़रीन, जिला बारामूला शुमाली कश्मीर का ये इलाका जो कि कानिल बाग के नाम से काफी मशहूर है, और इलाके में जो है बीते शाम में आगजनी की वारदात में 4 रिहायशी मकानात और फैक्ट्री या वर्कशॉप को काफी नुकसान हुआ, जिसमें फर्नीचर वगैरह तैयार किया जाता था। शुमाली कश्मीर के इन इलाकों में जब आप आगे चलेंगे तो आपको शीरी, बारामूला और उसके बाद वापसी पर जो है कौमी शाहरा पर आपको बाकी अजला के लिए जो है रास्ते जाते हैं। लेकिन गौरतलब इन इलाकों में जब कल शाम आगजनी की वारदातें हुई और उसके बाद न सिर्फ पैरामिलिट्री, पैरा कमांडोज, बल्कि आर्मी और बाकी जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को वहां पर अपनी जिंदगियों को दाव पे लगाते हुए मकामी लोगों को बचाते हुए देखा गया। हालांकि काफी ज्यादा नुकसान हुआ। मकामी लोगों का ये इल्जाम है कि जम्मू कश्मीर का फायर सर्विस डिपार्टमेंट, मैं आपको थोड़ा सा इसका तारुफ दे दूं, फायर एंड इमरजेंसी टेंडर सर्विस जो है काफी वक्त पहले जब भट्ट साहब इसके डायरेक्टर जनरल हुआ करते थे, उसके बाद इस डिपार्टमेंट को जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर ऑफिसर को डायरेक्टर जनरल की इजाफी जिम्मेदारी दे दी गई। और काफी वक्त में मुझे याद है कि डॉक्टर स्वैन इसमें हुआ करते थे और उसके बाद डायरेक्टर जनरल, इंस्पेक्टर जनरल को इजाफी चार्ज दिया गया था। और मौजूदा वक्त में जब आप खुशकसाली के इस वक्त में गुजर रहे हों और बारामूला, कुपवारा, ये वो शुमाली अजला है जहां पर इस तरह की वारदातें होती रहती है, लेकिन बर वक्त अगर इसमें किसी न किसी तरीके से फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एहलकार पहुंच जाते, लेकिन उनके पास वसाइल महदूद हैं। उनके पास जहां कहा जाता है कि कानिल बाग पहुंचते पहुंचते इनके पानी के जो टैंकर के अंदर जितनी कैपेसिटी थी उसका इस्तेमाल करने के बाद पानी कम पड़ गया, और उसके बाद मकामी लोगों के साथ साथ न सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस बल्कि आर्मी लोकल यूनिट ने फौरी तौर पर इसने संभालने की कोशिश की। लेकिन सवाल फिर वही है कि जम्मू कश्मीर में जिस वक्त आप फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की बात करते हैं, क्या इसका इंडिपेंडेंट फुल फ्लेजेड डायरेक्टर हुआ करता था किसी टाइम में, लेकिन उसके बाद इसको इजाफी चार्ज के तौर पर, एडिशनल चार्ज के तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस के किसी सीनियर आईपीएस के पास चार्ज दिया गया। इस पे कोई कबाहत नहीं, तजुर्बे की कोई कमी नहीं, लेकिन लोकल लेवल पर जम्मू कश्मीर में घास फूस, लकड़ियां, बालन, फायरवुड, ये चीजें हैं जो आप घरों में स्टोर करके रखते हैं। जम्मू कश्मीर में आप नेचुरल अपना हमाम इस्तेमाल करते हैं, और खुदा न खास्ता आने वाले वक्त में जो नई टेक्नोलॉजी के तहत आपने नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ करी जम्मू कश्मीर में गर्मियां हासिल करने के लिए कठिन आयाम है, उसके लिए किसी न किसी तरीके से एक ऐसे काफी मुश्किलात रहती हैं। और यही चीज देखी गई है जब हम रीजंस की बात करते हैं, वजूहात की बात करते हैं, तो कई ऐसे वारदातें हैं, कई ऐसे वाकयात हैं। घास फूस और लकड़ी का आपने जिक्र किया, तो सरमा के दौरान चूंकि इस तरह की चीज़ों का एहतमाम रहता है, पहले से तैयारियां रहती हैं, विंटर से
निमटने के लिए उनमें से ये कोशिश कभी कभार उल्टा पड़ जाती है, नुकसान काफ़ी ज़्यादा इससे यूनियन टेरिटरी के दोनों प्रोविंसेस में। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, फायर सर्विसेज काम करे ना करे, लेकिन इंसिडेंट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा कश्मीर वैली के अंदर पिछले कुछ सालों के दौरान जो है वो ज़्यादा रहे हैं। ये तो एक तरफ की बात थी, जम्मू कश्मीर की बात हो रही थी, और इससे पहले मज़ीद खबरें जम्मू कश्मीर से आपको बताएं, कुछ सरहद पार से भी आपको खबरें बताना ज़रूरी है। दिसंबर 2023, हम आखिरी महीने में हैं, लेकिन हमसाया मुल्क के अंदर जो कुछ सूरत हाल बनी है और जो सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट है, जिसको लेकर अब जो वहाँ के माहिरीन हैं या सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, एनालिस्ट हैं, वो नाराज़गी का न सिर्फ इजहार कर रहे हैं बल्कि तशवीश का इजहार मौजूदा सूरत हाल पर किया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कई ऐसी शख्सियात जिनको निशाना बनाया गया, जिनमें कई जिहादी कमांडर्स या मिलिटेंट कमांडर्स खुद को बताते रहे। और आज इसी तरह की एक और बड़ी खबर पाकिस्तान से जो इस वक्त आ रही है कि एक और मिलिटेंट कमांडर को और जैश के करीबी को हलाक कर दिया गया है, कत्ल किया गया है। बड़ी खबर पाकिस्तान से, जहां पर पाकिस्तान के अंदर लश्कर तैयबा और ISI के लिए ये शदीद धचका माना जा रहा है, क्योंकि जैश के हामी मौलाना शेर बहादुर का कत्ल कर दिया गया है। और शेर बहादुर बताया जाता है कि खैबर पख्तूनख्वा पेशावर के एक इलाके में, जहां पर वो अपने कामकाज में मसरूफ थे, जिस दौरान उनको नामालूम अफराद ने निशाना बनाया, उनको गोली मारी जाती है। और ये इंसिडेंट सिर्फ यहीं नहीं रुकते, थोड़ा सा और भी पीछे आपको ले चलेंगे, लेकिन ये तस्वीर आपके सामने ये जैश के हामी मौलाना शेर बहादुर की है। इनका कत्ल हुआ है और ये इनको रेडिकल प्रीचर का नाम या टैग अभी तक ये भी लगाया जाता रहा है कि ये भारत के अंदर या अफगान सरहद पर हालात को ख़राब करने के लिए जिम्मेदार ठहराए जाते रहे। खैबर पख्तूनख्वा के इस कस्बे में काफ़ी ज़्यादा ये सरगर्म रहे हैं। और जो हाल ही में या इस साल 2023 में पाकिस्तान के अंदर टारगेट किलिंग्स का एक नया सिलसिला हमने देखा है, उस सिलसिले को और आगे ले जाते हुए या मिलिटेंट ग्रुप्स के साथ जिन लोगों की वाबस्तगी थी या जिहादी कमांडर्स खुद को बताते रहे, उनमें से एक और कमांडर का कत्ल कर दिया गया है। जहां पर कई बार ये भी कहा जाता है कि पावर कन्फ्लिक्ट की ये लड़ाई है, जहां पर एजेंसियां खुद इनको नुकसान पहुंचाती है। कई लोग बैरूनी एजेंसियों को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग मानते हैं कि तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो पावर की लड़ाई पाकिस्तान में लड़ रही है और पाकिस्तान हुकूमत के खिलाफ भी उसने मुख्तलिफ महाजों पर अपनी लड़ाई का आगाज़ किया है, उसका नतीजा ये है कि खैबर पख्तूनख्वा, रावलपिंडी की गलियों में या फिर कराची के कुछ एक हिस्सों में या पेशावर के अंदर पिछले 8 महीनों के दौरान 9 मिलिटेंट कमांडर्स या उनके हामियों को मारना, ये इस बात का सबूत है कि सूरत हाल क्या इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रही है। इसके अलावा एक और वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त शेयर की जा रही है, वो ये भी कहा, जिसमें बताया जा रहा है कि जो लिखने वाले हैं या यूज़र्स हैं वो बताते हैं कि मौलाना शेर बहादुर जो कि जब उनको नज़दीक से निशाना बनाया गया तो मौके पर उनकी मौत हो जाती है। मकामी पुलिस की तरफ से भी इस बात की तस्दीक की गई है कि शेर बहादुर का कत्ल किया गया है। और टारगेट किलिंग का एक और सिलसिला जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़े हुए लोग हैं उसको आगे बढ़ाया गया है। और कई ऐसे लोग जो एक्सट्रीमिस्ट रहे हैं, इंतहा पसंद हैं, और पाकिस्तान हुकूमत हो या फिर अफगान हुकूमत हो, उनका अलग से ही मौक़िफ़ हमेशा से रहा है जिन लोगों को निशाना बनाया गया। थोड़ा सा और पीछे आपको ले चलेंगे, आपको ये भी बताते चलें कि अभी तक सूरत हाल क्या रही है। साल 2023 का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो ये बताना आपको बहुत ज़रूरी है कि ये दिसंबर के महीने में ही ये कोई कत्ल नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे इस वक्त जो सिचुएशन है, आप जनवरी से शुरुआत कर लीजिएगा साल 2023 में, तो सैयद तजम्मुल 3-4 बड़े नाम, जिसमें पिछले महीने चले जाएंगे तो अकरम गाजी का नाम जो कि खैबर पख्तूनख्वा के इसी इलाके के अंदर अननोन मिलिटेंट्स की तरफ से मारा गया, ये पाकिस्तानी वहाँ की जो लोकल पुलिस है उसने तस्दीक की। इसके अलावा सितंबर का महीना था, इतवार का दिन था, ख्वाजा शाहिद जो कि बताया जाता है कि सुंजवा अटैक में उसका नाम डायरेक्टली इन्वॉल्व था। ये बताया जाता है कि सुंजवा में 2018 में अटैक हुआ था, 5 फौजी जवानों की जिस आर्मी कैंप में हमले में जान गई थी, ख्वाजा शाहिद उसके लिए एक मेन जो है या मास्टरमाइंड करार दिया जा रहा था। वो ख्वाजा शाहिद जिसको सबसे पहले किडनैप किया जाता है और लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब उस तरफ मुजफ्फराबाद के करीब उसका सर और धड़ अलग अलग मिलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि टारगेट किलिंग का वो भी निशाना बना है। इसके अलावा थोड़ा सा और पीछे चले जाएं तो शाहिद लतीफ़ 2016 में पठानकोट एयरबेस पे जो हमला हुआ उसके लिए शाहिद लतीफ़ को जिम्मेदार ठहराया गया, या मास्टरमाइंड्स जो 3-4 लोग बताए गए जिनमें कुछ लोगों की हलाकतें हुई। शाहिद लतीफ़ कहा जाता है कि ये भी एयरबेस पर जो हमला हुआ था उसमें इन्वॉल्व था और जैश मोहम्मद से इसकी वाबस्तगी थी। अक्टूबर 10 को सियालकोट की एक मस्जिद के अंदर इसका कत्ल कर दिया गया। रियाज अहमद उर्फ अबू कासिम, एक और नाम इसी तरीके से लश्कर के साथ इसकी वाबस्तगी,
बताया जाता है कि ढांगरी के अंदर यकम जनवरी 2023 को जो हमला हुआ जिसमें 7 शहरियों की मौत हुई, पहले फायरिंग उसके बाद ग्रेनेड धमाका होता है, इसमें इसका नाम जोड़कर देखा गया। सितंबर के महीने में इसका भी कत्ल किया जाता अल-कुद्स मस्जिद के अंदर रावलाकोट पाकिस्तान में, जहां पर ये मरने वालों की तादाद जो मिलिटेंट कमांडर्स की या ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एफिलिएशन जिनकी थी ये 7 तक पहुंच गई थी। हरदीप सिंह निजार आप सब जानते हैं 2020 में भारत सरकार की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया वजारत दाखिला की तरफ से और इसको दहशतगर्द करार दिया गया और उसके बाद जाकर इसको गुरुद्वारे के बाहर कनाडा के अंदर जून के महीने में इसी साल कत्ल होता है। कहा जाता है कि मैक्सिमम वो लोग हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट टेरर रिलेटेड इंसिडेंट्स में भारत के अंदर रही है, भारत मुखालिफ सरगर्मियों में जो काफ़ी इन्वॉल्व रहे हैं। खालिस्तान टाइगर फोर्स से इसका ताल्लुक था और चूंकि भारत के अंदर भी बैन है, पाकिस्तान के अंदर कुछ एक लोग इसके सरगर्म रहे, इसका भी कत्ल कर दिया जाता है। सिख फॉर जस्टिस ये जो तंजीम काम करती है कनाडा के अंदर जिसके ज्यादा जिम्मेदारान हैं उसके साथ भी इसकी वाबस्तगी रही। रावलपिंडी के अंदर बशीर अहमद पीर का इसी तरीके से कत्ल किया जाता है, हिजबुल मुजाहिदीन से इसका ताल्लुक और कहा जाता है कि ये रावलपिंडी में जाने से पहले जम्मू कश्मीर में रहा है। जम्मू कश्मीर के बाद ये कहा जाता है कि 99 में इसने सरहद क्रॉस की, ओवर इन्फिल्ट्रेट करके यहाँ से ये चला जाता है पाकिस्तान और वहाँ से उसके बाद ट्रेनिंग कैंप्स में कई नौजवान जो जम्मू कश्मीर के या पाकिस्तान के थे उनको तरबियत देने का सिलसिला आगे चलाता है। तो इसका कत्ल रावलपिंडी में इसी साल हुआ। सैयद खालिद रजा कराची में इसी साल मारा गया। इसी तरीके से ये फरवरी के महीने की बात है। थोड़ा सा पीछे आपको सिर्फ ये याद दिलाना इसलिए ज़रूरी है कि ये साल एजेंसियों के लिए या ISI के आसपास जो लोग घूमते हैं उनके लिए काफ़ी ख़राब रहा है। और मिस्त्री ज़हूर इब्राहिम ये भी कराची में इसी साल मारा गया। इंडियन एयरलाइन फ्लाइट IC 814 जो हाईजैक हुई थी उसमें एक नाम इसका भी माना जाता है। दिसंबर 24, 1999 का वाक़या जो कंधार अफगानिस्तान का एक बड़ा इंसिडेंट है, आप सब जानते हैं। तो ये कुल मिलाकर 8 तंजीमों के 9 मिलिटेंट कमांडर्स या उनके आसपास जो उनके साथी थे या आप हामी भी कह सकते हैं, उनके सपोर्टर्स कह सकते हैं, सही तजम्मुल पहले 11 महीनों में 9 मिलिटेंट्स कमांडर्स मारे गए। अगरचे अभी तक ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं की गई है कि मारने वाला कौन है, लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं जिनका ये नुक्ता नजर है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान चमन बॉर्डर पर बिलखुसूस जो सूरत हाल बनी है और पावर गेनिंग का एक नया सिलसिला शुरू हुआ है, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस जो है उसका फायदा कुछ मिलिटेंट तंजीमें एक दूसरे के लीडरान से एक दूसरे पर बर्तरी हासिल करने के लिए बदला लेने की गर्ज से भी शायद करती हैं। बिल्कुल, देखिए जम्मू कश्मीर में साल 1989 के बाद जब मिलिटेंसी का रुख जम्मू कश्मीर में बाज़ाब्ता तौर पर मैदानी पहाड़ी जम्मू के दोनों एरियाज यानी राजौरी पुंछ और उसके बाद मैदानी इलाकों में शुरू हुआ, तो उसके बाद एक वक्त आया कि मिलिटेंट कमांडरों ने वापस सरहद के उस तरफ जाकर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश की। तौर तरीका वही था, उसमें कोई बदलाव नहीं था। लेकिन उसके बाद आपने बशीर पीर की बात की जिनका ताल्लुक सरहदी जिला कुपवाड़ा से है और इसी तरह से कई एक मिलिटेंट कमांडर जैश-ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तोयबा, TRF, यहाँ तक के कई एक हमलों में इनको मुलविस करार दिया गया था। सुजवा मिलिट्री स्टेशन पे जो हमला हुआ था जिसमें लोकल पुलिस आर्मी एहलकार जो है उसमें जाम बहक हुए और उसके बाद ढांगरी और उसके बाद कंडी, भाटा, दूरिया, ये वो इलाके हैं जहां पर रिक्रूटमेंट के जरिए से मिलिटेंटों को ये काम असाइन किया गया था और जिसके जिम्मेदार जो कमांडर हैं उनके बारे में सनसनीखेज इंकशाफ हुआ है कि उनकी आइमा पर ये हमले कराए गए। लेकिन सिलसिलावार इन हिलाकतों का जो वजह है वो जाती हो सकता है, निजी हो सकता है और उसके बाद जो पॉलिटिक्स जम्मू कश्मीर में दुनिया भर में और साउथ एशिया में चेंज हो गई। अफगानिस्तान में हालात तब्दील हो गए, वजीरिस्तान में हालात बदल गए और इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा में जिस सूरत हाल को आज हम देख रहे हैं, जिस अंदाजे से मुजफ्फराबाद, रावलाकोट और उसके बाद आप मीरपुर और आसपास के इलाकों में जिस सूरत हाल में आप इस वक्त जम्मू कश्मीर के साथ जिन लोगों का वास्ता बंदूक के जरिए बना था, जिनका रिश्ता बंदूक के जरिए ही था, उन कमांडरों को एक एक करके अब वहां पर जो है टारगेट किलिंग से मारा जाता है। और अमूमन हमने देखा कि जिन 8 से 9 कमांडरों का आपने जिक्र किया और जो उन पर इल्जामात है कि कई जगहों पर वो हमले में मुलविस थे, उनको नमाज के वक्त मस्जिद जाते वक्त या तो मस्जिद से वापस आते वक्त और कई एक हमने देखे कि जिन्होंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ वहां पे अपने आप को वापस कराया था, उन्हें अपने घर के बिल्कुल सहन के अंदर गोली मारकर जाम बहक कर दिया गया। और तहकीकात और FIR पुलिस क्या कुछ कर रही है, रेंजर्स क्या कुछ कर रही है, वो अलग बात है। लेकिन जिस अंदाज से पाकिस्तान से अफगानिस्तान जो काफी नजदीकी सरहदी इलाका है, वहां से फौजी इनखला होने के बाद तालिबान को हुकूमती इदारों की जिम्मेदारी मिलना, उसके बाद साउथ एशिया के कई एक ममालिक में
जहां पर इन मिलिटेंट कमांडरों का इन्फ्लुएंस, इनका असर रसूख था, वो तकरीबन महदूद हो गया। और उसके बाद इन हिलाकतों के पीछे क्या ऐमा हो सकते हैं, मकासद क्या है, अगराज व मकासद क्या है। लेकिन हैरान कुन तौर पर जिस तरह से आपने डिटेल में, विस्तार में बता दिया कि साल 2023 में अनआइडेंटिफाइड गनमैन की तरफ से, पहले ये जम्मू कश्मीर में हमारी घाटी में इस तरह के इंसिडेंट्स बहुत ज्यादा होते थे। हमने कई मौकों पर देखा कि जिन लोगों को काफी वक्त फाजुल हक कुरैशी साहब पे हमले हुए, जो हुर्रियत के साथ वापस आते, काफी वक्त पहले जम्मू कश्मीर में एक्स कमांडर्स पे हमले हुए। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये कन्वर्जन जो है ये बड़ा डेंजरस सूरत हाल में दाखिल हो चुका है। और पाकिस्तान, चूंकि पाकिस्तान जब आप रावलाकोट, खैबर पख्तून, पेशावर, इन इलाकों की बात करें, ट्राइबल इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, और यहाँ पर आपस में ये जो बंदूक की मुठभेड़ है ये कोई नई सूरत हाल नहीं है, काफी वक्त से चलता आया है। और जम्मू कश्मीर से जिन कमांडरों ने इनखला करके पाकिस्तान में ही पनाह ले ली, उनके खिलाफ भी आने वाले वक्त में जो है उन्हें और ज्यादा मुझे लगता है कि एहतियात करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो सूरत हाल है, कमांडरों को एक के बाद दी गई, जिस तरह से आप जिक्र किया कि जिन कमांडरों का नाम ले लेकर आपने बताया कि साल 1996 में वापस सरहद के उस तरफ चले गए, मुझे लगता है सूरत हाल इंतहाई मखदूश है। और इस सूरत हाल के लिए इन्हीं में कमांडर को जो मारा 8-9 जाना लोग पड़ा। हमने बताए, इन्हीं में मुनीर हुसैन का नाम भी, और पीर पंचाल के अंदर मिलिटेंसी को रिवाइव करने का इल्जाम इस पर था। 96 में ये पार चला जाता है, 98 में वापस आता है, फिर पार चला जाता है। और इसी साल आपको याद होगा कि जब ये हलाक हुआ LOC पर क्रॉसिंग के वक्त, तो उस वक्त हिजबुल मुजाहिदीन के साथ इसकी वाबस्तगी उस वक्त भी थी। और कहा जाता है कि नीलम वैली के अंदर ये काफ़ी सरगर्म रहा। मुनीर हुसैन, जिसका ताल्लुक सुरनकोट से था और डिवीजनल कमांडर था, 1993 में पहली बार पार चला गया वापस। तो ये सारा सिलसिला आपको बताना इसलिए ज़रूर था क्योंकि 2023 सिक्योरिटी के एतबार से सरहदी इलाकों की या सिक्योरिटी सिनारियो की जब हम बात करते हैं तो कितना अहमियत का हामिल है। जब तजम्मुल सिक्योरिटी की बात हो रही है तो बात ज़रा DGP की बता दीजिएगा, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर अब कह दिया है कि अगर कोई मिलिटेंट टू की मदद करता है, ड्रोन के जरिए जो हथियार लाए जाते हैं वो भी आते हैं, या फिर किसी भी तरीके से मंशियात लाने की कोशिश और उससे पैसा कमाकर गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर काम करता है और नौजवानों की जिंदगियां तबाह करता है, हालात खराब करता है, तो सैयद तजम्मुल उस पर भी गद्दारी का मुकदमा लगेगा और जेल भेजा जाएगा। और जहां जिस हिसाब से कार्रवाई करनी पड़ेगी, पुलिस सरबराह ने सीधे तौर पर खबरदार उन तमाम लोगों को आज कर दिया है। आसिफ, आपको याद होगा कि बहुत पहले जम्मू कश्मीर में जब बिपिन रावत का, अनजानी बिपिन रावत जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, उन्होंने एक बयान जारी किया था कि स्टूल पैटर है उसको मिलिटेंट ट्रीट किया जाना चाहिए। अब जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह RR सुहेन का जो ताजा बयान है, आंकड़े साफ तौर पर के असलह, मनशियात जमा करने वाले अफराद के खिलाफ मुल्क दुश्मनी का चार्ज होगा। और RR सुहेन ने गद्दारी और दहशतगर्दी का मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज करने का इंदिया दिया। दरअसल इससे ये बात साफ जाहिर होती है कि जो ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं, जो बराह रास्त मिलिटेंट के तौर पर समाज में नहीं जाने जाते हैं, उनकी शख्सियत, व्हाइट कॉलर, उनका उठना बैठना, वो आपको किसी भी कीमत पे आपको मिलिटेंसी के साथ जुड़ता नहीं दिखेगा। लेकिन जब आप ग्राउंड पे काम करते हैं तो असेंबली के साथ साथ जम्मू कश्मीर में कितने ही सीनियर हमारे ऐवान हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिन पर इस तरह की सूरत हाल दरपेश रही, और आपको रसाई अंदर तक पहुंचने के लिए, वापस जाने के लिए अब बाज़ाब्ता तौर पर कल ही जम्मू कश्मीर पुलिस के चीफ ने इंदिया दिया कि जम्मू कश्मीर में जो असलह, गोला बारूद और बाकी चीजों को सप्लाई या ड्रोन की मदद से हथियार पहुंचाने की जो कोशिश है उसको किसी न किसी तरीके से रोका जा सकता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में जब आप RR सुहेन के इस बयान की बात करें तो उन्होंने सुकास्ट के उन BVSC स्टूडेंट्स के लिए भी उन्होंने बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि हम तो इन्हें फिलहाल उनके वालिदैन के जज्बात की कदर करते हुए उन पे यूपा वापस ला सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर हमें लगा कि इनकी कॉल डिटेल्स, इनके बिहेवियर से, इनके उठने बैठने से कि किसी भी कीमत पर इनका ताल्लुक जो है, इनको किसी तरह से इंस्टिगेट किया जाता है, उकसाया जाता है, तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुकदमा यहाँ पे नहीं हटेगा। इससे जम्मू कश्मीर में अब डायरेक्टर जनरल RR सुहेन जो कि इंटेलिजेंस चीफ भी हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अब इशारा दिया कि जम्मू कश्मीर में जिन अफराद पर उन्हें मशकूक हालत में उनके कैरेक्टर पर बातचीत की जाए तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। हालांकि जम्मू कश्मीर में ड्रोन के मामला भी सामने आए और ड्रोन का भी तज़किरा उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर किया कि किस तरह से ड्रोन के जरिए से न सिर्फ गोली बारूद बल्कि ड्रोन के जरिए से अब आपको मनशियात और उसके अलावा जदीद हथियारों से लैस वो चीजें भी तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। RR सुहेन ने कहा कि सरहद पार से अमन खराब की कोशिशें लगातार जारी है।
सिक्योरिटी फोर्सेज मुस्तनद है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें ड्रोन सरगर्मियां चैलेंज निपटने के लिए हिकमत अमली भी तय कर दी है। हथियारों और मंशियात स्मगलिंग में मुलविस शख्स कौम दुश्मन तस्वर किया जाता है। दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह आर सुएन ने इतवार के रोज कहा कि दहशतगर्दों तक ड्रोन से गिरे जाने वाले हथियार, मंशियात और पैसे पहुंचाने वाला कोई भी शख्स मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन तस्वर किया जाएगा। उसके खिलाफ गद्दारी और दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज होगा। उन्होंने मजीद कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर सिक्योरिटी फोर्सेज की चौकसी बढ़ाई गई है, लेकिन सरहद पार से अमन को खराब करने की कोशिशें जारी है। इन बातों का इजहार जम्मू कश्मीर पुलिस चीफ ने सांबा के नजदीक नामानिगारों से बातचीत के दौरान किया। पुलिस सरबराह ने कहा कि ड्रोन सरगर्मियां एक चैलेंज है और इससे निपटने की खातिर जमीनी सतह पर इकदाम किए गए। सईद जमुल, पुलिस सरबराह की तरफ से ये बातें सांबा के अंदर जहां पर एक जवान के अहले खाना से मुलाकात वो करने जा रहे थे, लवाहिकीन से बात हो रही थी और वजारत दाखिला में भी ये सारी चीज़ें डिस्कस होती। उन्होंने इस बात की तस्दीक की, पहले उनके मुताबिक जो असलहा या मंशियात लाई जाती थी, सुरंगें खोदी जाती थी, वो एक चैलेंज था, लेकिन अब ड्रोन एक चैलेंज है। लेकिन उससे आगे जो कोई मदद करेगा वो भी उसी दायरे में आएगा जहां पर मिलिटेंट्स जिस दायरे में आते हैं या मुल्क दुश्मन जहां पर जिस सर्कल के अंदर वो रखा जाता है या फिर जिस हिसाब से मुकदमा दर्ज होता है। पुलिस सरबराह की बात आपको सुनाते हैं और उसके बाद मजीद गुफ्तगू करेंगे। हम समझते हैं कि जो ड्रोन में आया हुआ बंदूक, गोला बारूद, नारकोटिक्स, पैसे उठाने वाला जो आएगा ना यहाँ पे, उसको तो हम समझेंगे कि वो मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन है और उसको ट्रेजन और टेररिज्म के हाईएस्ट लेवल पे हम ले जाएंगे। तो वो इट इज़ बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, एरिया डोमिनेशन, कोऑपरेशन विद द पब्लिक, हमने इसको मुकाबला करके इनका काम इतनी कठिन कर देंगे, इतना कठिन कर देंगे कि ये कहेंगे कि इससे नहीं फायदा होने वाला। एक बहुत ब्रॉड स्वीपिंग स्टेटमेंट। अगर आप मुझे पूछेंगे कि तादाद के हिसाब से कितने हैं, तो आप अब ऑपरेशनल सिक्रेसी की वजह से हम नंबर की बात नहीं करते हैं। अगर आप नंबर की बात में आएंगे तो एक्चुअली वो ऐसा नहीं है, पर नंबर से हम किसी सिचुएशन को कम या ज़्यादा इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि दो आदमी भी एक बड़ी हादसा कर सकता है। तो मैं इसीलिए पिछली बार भी कहीं किसी जगह पे जब एक स्टेटमेंट दिया था, मैंने ये कहा था कि एक चैलेंज जरूर उभर रहा है या उसको बनाने की कोशिश की जा रही है, पर क्या वो चैलेंज एकदम से हमको एक ओवरवेल्म करने वाला है? जवाब में मैंने ये कहा था कि नहीं, इसको मुकाबला करने के लिए प्लानिंग करना है, स्ट्रेटेजी बनानी है। जवाब हाँ। और तभी मैंने कहा था कि इस तरीके की जब चैलेंज आते हैं तो उसमें आवाम का रोल बहुत ज़्यादा रहता है। देखिएगा, राजौरी पुंछ एरिया में हमको दर्जनों के हिसाब से लोगों की तरफ से खबर मिली है। कुछ जगह पे लोगों ने खुद बढ़ चढ़ के करा है। आपको पता होगा कि एक जगह में तो लोगों ने एक बंदे को खुद ही बांध के इन्होंने बिठा दिया। तो एक कोशिश है पार से, तो बॉर्डर स्टेट है हम लोग, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब वी आर नॉट मध्य प्रदेश ना। हम समझते चैलेंजेस हैं लेकिन मुकाबला डटकर किया जाएगा। और हिकमत अमली क्या है, पुलिस सरबराह के बयान से वाज़ेह नजर आता है। 1 महीना अभी उनको हुआ, इस 1 महीने के दौरान पब्लिक दरबार से लेकर सोशल मीडिया की आइंदा की स्ट्रेटेजी, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ क्या इकदाम रहेंगे, और मंशियात, स्मगलिंग या फिर ड्रोन के जरिए जो हथियार गिराए जाते हैं वो कंसर्न लोगों तक पहुंचाने का जो जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, ये सारी चीज़ें हमने नवंबर 1 से दिसंबर 1 तक देखी है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है, 9:15 हो चुके हैं। वापस आएंगे तो आपको दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें बताते हैं, आप हमारे साथ रहेंगे। ब्रेक के उस पार सारी खबरें, डिटेल्स, मुकम्मल तफसीलात, हमारे साथ रहें।